नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिहार के सुपौल में अस्पताल प्रशासन का दिल दहला देने वाला रवैया सामने आया है। दरअसल त्रिवेणीगंज अनुमंडल के एक सरकारी अस्पताल में पहले तो मरीज को ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प कर मरने को मजबूर कर दिया गया, फिर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए दम तोड़ चुके मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया। तस्वीरें विचलित करने वाली हो सकती हैं, क्योंकि पहले मरीज को बिना अटेंड किए छोड़ दिया गया, उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। इसके बाद इस मरीज ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया और मृत मरीज पर ऑक्सीजन चढ़ाई गई अपनी नाकामी छिपाने के लिए। सुपौल के त्रिवेणीगंज में स्थित कोविड अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक संक्रमित मरीज को कल दोपहर लाया गया था और जिसको यहां से फिर रेफर किया गया सुपौल के लिए। और इस दौरान जो परिजनों का आरोप है कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं दिया गया वक्त पर और एम्बुलेंस भी यहाँ मौजूद नहीं था, जिसके कारण जो है उस संक्रमित मरीज की मौत हो गई। उसका नाम विजेंदर सरदार था। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं त्रिवेणीगंज कोविड सेंटर के बाहर की, और मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो कि परिजन है उनसे बात करते हैं कि दरअसल हुआ क्या था कल। क्या नाम है आपका? जी, अर्जुन सरदार। अर्जुन, ये बताइए जिनकी मृत्यु हो गई कौन थे वो? मेरा जीजा जी थे। क्या नाम था? विजेंदर सरदार। कल आप लोग यहाँ कब लेके आए थे उनको? कल इस यहाँ पे 11 बजे लाए थे हम लोग और 8 बजे रेफरल में लाए थे। रेफरल में चेक होने के बाद पॉजिटिव बताया गया था। पॉजिटिव बताने के बाद यहाँ लाया गया। यहाँ लाने के बाद ऑक्सीजन लगाया गया उसको 12 बजे। 12 बजे लगाने के बाद थोड़ा सुधार हुई। सुधार के बाद ये लोग रेफर किए सुपौल सदर अस्पताल। सदर अस्पताल रेफर करने के बाद हम जब तक आए तो इसको मतलब ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ था और सीढ़ी पे, पीछे में सीढ़ी है, वहाँ पे बैठा दिया गया था। और वहाँ से जब तक हम क्या कहते हैं रेफरल हॉस्पिटल गए, रेफरल जाने के बाद वहाँ पे भी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट किए और दूसरे आदमी से भी रिक्वेस्ट किए जो भैया हमको कम से कम एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा दीजिए जो हम पेशेंट को सुपौल ले जाएं। और कोई मेरी बात नहीं सुनी। तो जैसा कि परिजन आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं कि रेफर करने के बाद इन लोगों ने मांग की थी कि ऑक्सीजन लगे रहने देना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो मरीज़ है उसको अस्पताल ले जाया जा सके। लेकिन जो परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया गया और उसे बाहर छोड़ दिया गया। और जब उसकी हालत बिगड़ रही थी और जब उसकी मौत हो गई उसके बाद परिजन कह रहे हैं कि जो वीडियो में भी दिख रहा है कि नर्स जो है वो सिलेंडर लेके आ रही हैं और लगा रही हैं। हमारे साथ अस्पताल के मैनेजर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद, ये बताइए, ये वीडियो में तो दिख रहा है साफ तौर पे कि जो व्यक्ति है, जो मरीज था, वो वहाँ पे तड़प रहा था, उसके बाद उसको ऑक्सीजन ला के लगाया गया है। आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हुई? मरीज ये लोग लेकर जाने के लिए लेकर आए, उस हालत में हमारी सिस्टर जो है ऑक्सीजन लेकर आई कि उसको ऑक्सीजन हम देते रहे। उसको ऑक्सीजन निकाल क्यों लिया गया? पुलिस कह रहे हैं कि दो घंटे तक जो है ऑक्सीजन निकाल के उसको छोड़ दिया गया सीढ़ी पर, उसके बाद बाहर उसको ले आया गया। तो इस दौरान उसको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं लोगों ने उनको नहीं हटाया है, सीढ़ी पर नहीं लाया है। वो सब लोग अपने पेशेंट को लेकर आए। जब हमारी सिस्टर देखी कि ये लोग लेके ऐसे भाग रहे हैं, तब वो पीछे से ऑक्सीजन देने के वो सिलेंडर लेके दौड़ कर आए, उनको सिलेंडर ऑक्सीजन दी है। यहाँ पे जो अस्पताल है वो अपना बचाव कर रहा है, अपने तर्क दे रहा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मरीज को जब रेफर कर दिया गया था उसकी हालत बहुत गंभीर थी। ऐसे में उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन उसका निकाल लिया गया और उसे रेफर कर दिया गया, उसे बोला गया जाने के लिए सुपौल अस्पताल में, और एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जब परिजन जैसा बता रहे हैं उनके मरीज़ की मौत हो गई, उसके बाद आनन फानन में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल के लोग जो लेके आए यहाँ बाहर सड़क पे ही इसी जगह पे, और फिर
उस ऑक्सीजन लगाया उस मृत आदमी को, ऐसा आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। कैमरामैन आनंद और धीरज रामचंद्र के साथ रोहित सिंह, त्रिवेणीगंज, सुपौल, आज तक। रोहित हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपकी ये रिपोर्ट हमने देखा किस तरीके से परिजनों ने तमाम आरोप अस्पताल प्रशासन पर लगाए हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है, लीपापोती करने की कोशिश की है, लेकिन दरअसल सच क्या है? क्या किसी चीज के अभाव में मरीज की जान चली गई, या फिर जो डॉक्टर्स और नर्सेज वहां पर मौजूद थे उन्होंने फरियाद को अनसुना कर दिया, देरी हुई, इस वजह से जान गई? देखिए नेहा, मैं बताऊं कि प्रथम दृष्टया ये साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अस्पताल की तरफ से कुछ न कुछ लापरवाही जरूर हुई है, क्योंकि अगर किसी का मरीज मरने की हालत में है तो ऐसे में अस्पताल जो दलील दे रहा है कि परिजन आए, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर हटा लिया उस मरते हुए मरीज के पास से और उसके बाद उसको सुपौल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये बात गले नहीं उतरती है कि कोई मरते हुए अपने मरीज को क्यों कोई ऑक्सीजन हटा लेगा और फिर उसको एम्बुलेंस में सुपौल ले जाना चाहेगा। और यहाँ पे इसलिए परिजनों का आरोप है, और जो विजुअल से हमने दिखाया है कि एक तस्वीर ये भी है कि जब वो मरीज सड़क पर तड़प रहा है, उसकी मौत हो गई है, उसी दौरान एक नर्स जो है आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल से निकल रही है और उस मरीज को लगा रही है। तो यहाँ दो तरीके की बातें सामने आ रही है। बहरहाल सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और इस मामले की जांच जो है इस वक्त की जा रही है, और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया यहाँ पे अस्पताल के तरफ से लापरवाही जरूर दिख रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस तरीके के कई मामले दरअसल देश भर से सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं चीजों के अभाव में और अस्पताल की लापरवाही की वजह से मरीजों की जान चल रही है। बिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कल छपरा में जंग खा रहे एम्बुलेंस का पता चला, जिस पर जबरदस्त राजनीतिक विवाद हुआ। आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस बारे में पूछा गया तो वो जवाब को टाल गए। सर, एम्बुलेंस वाला जो पप्पू यादव ने खुलासा किया है राजीव प्रताप रूडी को लेकर घूम रहे हैं सर, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो क्या परिस्थिति है सर? एम्बुलेंस वाला जो पप्पू यादव ने खुलासा किया है राजीव प्रताप रूडी को लेकर घूम रहे हैं सर, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो क्या परिस्थिति है सर? क्या अब आपको सहरसा लिए चलते हैं, जहां अस्पतालों का हाल भगवान भरोसे ही है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कोई जमीन पर तड़प तड़प कर दम तोड़ने पर मजबूर है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई जमीन पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहा तो कोई एम्बुलेंस के बगैर ठेले साइकिल पर अपनों की जान बचाने के लिए भाग रहा है। लेकिन ये बिहार है, यहाँ इंतजामों की कमी नहीं है, बस इंतजाम और मरीज के बीच एक बीमार सिस्टम खड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल बिहार में इतना भव्य अस्पताल देखकर किसी को भी खुशी हो सकती है। लेकिन सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में बने इस कोविड अस्पताल की हकीकत जानकर न सिर्फ आप दंग रह जाएंगे, बल्कि आपको ये जानकर गुस्सा आएगा कि जिस बिहार में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उस बिहार में 60 बेड का कोरोना मरीजों के लिए बना ये अस्पताल कई दिनों तक खाली पड़ा हुआ था। 3 दिन पहले जब आज तक की टीम अस्पताल पहुंची तो गेट पर ताला देखकर हैरान रह गई। अधिकारी से बातचीत के बाद जब ताला खुलवाया गया तो अंदर की तस्वीर दंग करने वाली थी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहां पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहां पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए
40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा बेड लगा हुआ है, पीने के लिए गर्म पानी की भी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था है, मगर यहाँ इसे बंद रखा गया है। सवाल उठता है, जब लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं, वैसे में आखिर ऐसे हालात क्यों हैं कि ये हेल्थ सेंटर जो है या अस्पताल बंद है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है यहाँ पे। इस अस्पताल पर ताला इसलिए लगा है क्योंकि इस सरकारी अस्पताल को मरीजों का इंतजार है। तो शायद ये देश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जिसमें कोरोना मरीजों को ठीक करने की जरूरत का हर इंतजाम है, सिवाय मरीजों के। जबकि अस्पताल की 2 मंजिला इमारत के अंदर 60 मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, यहां तक कि हर कोरोना मरीज के गर्म पानी का भी इंतजाम इस अस्पताल में है। अस्पताल क्योंकि बंद है तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, और यहाँ पे आप देखिए सब चीज़ का यहाँ पे कुछ व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की हुई है। ये दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर जो है आप देखिए, लोग दवा को जो है वो देश में तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि संक्रमित मरीजों के लिए काम आ सकता है। और यहाँ फर्स्ट एड की भी यहाँ पे व्यवस्था है, नेबुलाइजर है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर नापने की जो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। और यहाँ बाकायदा देखिए कोविड-19 के लिए एक डेडिकेटेड फाइल भी यहाँ पर बना हुआ है। कोरोना आने के बाद इस अस्पताल को पिछले साल शुरू किया गया था। अस्पताल के अंदर जाने पर पता चला कि ये कोविड-19 अस्पताल 60 बेड से लैस है। जिस कोरोना से बिहार बेहाल है, वहां अस्पताल वालों का जवाब भी सुन लीजिए। अभी तो पेशेंट नहीं आ रहा, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आएगा तो उसको रखा जाएगा। अभी जो भी अगर कुछ इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं सहरसा में, वो जो पैरामेडिकल में जो है ना वहाँ पे बना हुआ है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वहीं पे डाल देते हैं। अभी ये भी तो डेडिकेटेड ही कोविड हेल्थ सेंटर है, लेकिन आपको मरीज नहीं मिल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन मरीज नहीं आया है जो यहाँ पे रखा जाए। आज तक पर जब ये खबर चली तो प्रशासन की नींद टूटी, अस्पताल को अगले दिन ही खोल दिया गया। प्रशासन जागा, लेकिन आखिर इलाज की कमी से जिन लोगों की मौत हुई है उसकी जवाबदेही किसकी है? जिस अस्पताल को कोरोना के लिए खोला गया वो आखिर अब तक क्यों बंद था? ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। बिहार में अस्पतालों की व्यवस्था कितनी बदहाल है, लोग किस तरह से बेबस हैं और अस्पतालों में किस कदर अराजकता है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। आशुतोष भागलपुर के एक अस्पताल पहुंचे, आप भी देखिए सुशासन बाबू के अस्पताल का ये हाल। भर्ती नहीं किया नंबर इस दर्द की कोई दवा नहीं है, कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं ये। श्याम सुंदर शर्मा के दोनों बेटे अपने पापा के मृत शरीर को लेकर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्रांगण में बैठे हैं। सुनिए इनसे, इनका दर्द तड़प उठेंगे आप कहाँ लाए थे इनको? 28 तारीख को ही आए थे। आईसीयू नहीं मिला? डॉक्टर जैसे देखा बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। सुशासन बाबू, इनकी तकलीफ आप भी सुनिए। भागलपुर बिहार में ही है और बिहार के सीएम आप ही हैं। आइए देखिए आपके सुशासन में अस्पताल खुद कितने बीमार हैं, कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में अस्पताल यानी डॉक्टर नर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता, लेकिन जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके परिवारों को ही उनके साथ समय बिताना पड़ता है। सबसे बड़ा आरोप ये कि न डॉक्टर सुध लेने आती है, न नर्स देखने के लिए आती हैं। ऐसे में जब मरीज एक तो संक्रमित, ऊपर से ऑक्सीजन की जरूरत, और ऑक्सीजन की जरूरत तब जब तबीयत बिगड़ती है। पहले उस हॉस्पिटल में मायागंज के उन्होंने बोला कि टेस्ट आपने नहीं कराया है तो पहले यहाँ जाइए, यहाँ टेस्ट कराइए। यहाँ लाया टेस्ट कराने के लिए, स्ट्रेचर से तो अपने से एम्बुलेंस से उतरे थे अपने पैर पे चल के ही। उसके बाद लेटाया है,
सांस उसी टाइम में लग रही थी, उखड़ रही थी। ये वो अंदर ले गए, कोई केयर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है। मिल जाता तो शायद बच जाते। बेबसी की एक और कहानी सरिता देवी की है। सरिता देवी के साथ तो लापरवाही की हद हो गई। उनके पति अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कागज का पता नहीं। पति की कोविड रिपोर्ट निगेटिव बताई गई, लेकिन उन्हें संक्रमित मरीजों के साथ रखा गया है और तो और उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा। सरिता देवी कहती हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि मारने की कोशिश हो रही है। हम बोले सर हम रोज आते हैं, सिस्टर बोलती है उधर जाइए, वो बोलते हैं उधर जाइए। हम अकेला है, हस्बैंड मेरा इतना सीरियस है कि 35 पे हो गया था ऑक्सीजन लेवल, तो हम यहाँ भर्ती हुए हैं, लेकिन एक भी कोई दवाई नहीं लिखे हैं हमको। सिर्फ ऑक्सीजन और सुई मिल रहा है, कहता है कि दवाई तो मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अगर कोई कदम रख दे तो उसे ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ लापरवाही संक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। महामारी बड़ी है, संक्रमित मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर कभी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसी त्रासदी आई है जिसके लिए कहीं से कोई तैयारी दिखाई ही नहीं देती। क्या होगा अगर बिहार जैसे राज्यों में त्रासदी की ये अभी सिर्फ शुरुआत हो। भागलपुर के बारे में विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत दरअसल सोचने पर शर्मसार कर देती है कि आखिर हमारे राजनीतिक नेतृत्व वाले इतने दावे कर कैसे पाते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें ही सवाल उठा देती हैं। जरा जमीन पर आइए और हालात को समझिए, जल्दी से कुछ कीजिए, लोगों की जान जा रही है। बिहार भागलपुर से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। अगले सोमवार यानी कि 17 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन की पाबंदी रहेगी। इस बार पाबंदी सख्त रहने वाली है। कल से मेट्रो सेवा भी रोक दी गई। है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में। सबसे पहले इस टाइम जिंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया, उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं, वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। भारत ने वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान तो चला रखा है, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए अब तक वैक्सीनेशन अभियान नाकाफी साबित हुआ है। खासकर 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अभियान की शुरुआत के एक हफ्ते से अधिक बीत जाने के बावजूद कई सेंटर्स पर इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वैक्सीन सेंटर पर मछली मंडी जैसा हाल देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 18+ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के तीसरे दिन वहां की राजधानी भोपाल में कैसी अव्यवस्था रही, इसे भी आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट से समझ लीजिए। पूरी अपॉइंटमेंट स्लिप आई हुई है, पर एक्चुअली जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता स्कूल। जब चेंज यहाँ पर आए
उसके बाद देखा तो यहाँ पे बोर्ड पे नाम नहीं है। हमारा भी स्लॉट मिला हुआ है लेकिन एड्रेस इसमें गलत दिया है। ये बॉयज स्कूल है और वहाँ पर इसमें एड्रेस में जो दिया है ना वो गर्ल्स स्कूल है। पूरे भोपाल में एक ही सेंटर था 5 और 6 मई को। आज सेंटर जरूर बढ़ गए हैं लेकिन समस्या अभी भी वही है कि मोबाइल पे मैसेज तो लोगों के पास आ गए हैं स्लॉट बुकिंग के, लेकिन जब वो केंद्र पे टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं तो वहां पे उनका नाम नहीं है और उन्हें इस तरीके से इंतजार करना पड़ रहा है वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर मच रही अफरा तफरी और अव्यवस्था किसी एक राज्य, किसी एक शहर या किसी एक सेंटर की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन कहीं भी सुचारू तौर पर नहीं हो रहा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश भर में तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान में अभी समस्याएं ही समस्याएं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। वैक्सीन मुहैया कराने के लिए कई राज्य जोर शोर से केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। आज 18 से 45 साल के बीच के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन पुनः प्रारंभ किया गया है। क्रमशः जो हम लोगों ने उनको एक लक्ष्य दिया है 25 लाख का भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए और सीरम इंस्टीट्यूट को 50 लाख का कोविशील्ड के लिए, तो ये उपलब्धता के आधार पे ये कंपनियां हमको देती रहेंगी। हालांकि हमको चाहिए करीब 1.25 करोड़ वैक्सीन 1 डोज के लिए, तो 2 डोज के लिए हमको लगेंगी करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए केंद्र ने अब तक राज्यों को 17 करोड़ 49 लाख डोज भेजी है। इनमें से 84 लाख डोज अभी स्टॉक में है। केंद्र 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 3 दिनों में 53 लाख डोज और भेजने का दावा कर रहा है। अभी तक भारत में 16 करोड़ 73 लाख 46 हजार से ज्यादा डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन का यह अभियान दुनिया में सबसे बड़ा होने के बावजूद भारत की आबादी के लिहाज से बहुत पीछे है। लगभग 4 महीनों में 60 साल से ऊपर के 41.2% लोगों का ही वैक्सीनेशन हो सका है। 45 से 60 आयु वर्ग के 46.1% लोग टीका लगवा सके हैं। 1 मई से शुरू अभियान में 30 से 45 उम्र वाले 8.5% हैं जिन्हें टीका लगा है, जबकि 18 से 30 साल वाले 4.2% लोग टीका लगवा सके हैं। राज्यों को वैक्सीनेशन अभियान का स्केल बढ़ाने के लिए कैसे छटपटाना पड़ रहा है, इसे उत्तर प्रदेश के फैसले से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने 4 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। ये टेंडर 6 महीनों में 4 करोड़ डोज सप्लाई के लिए निकाला गया है। उत्तर प्रदेश 18+ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के 9वें दिन 18 नगर निगमों और नोएडा में वैक्सीनेशन शुरू कर सकने की स्थिति में आया है। सोमवार से हम लोग 18+ की वालों को जो वैक्सीन देना है 18 से 44 के बीच में, इसके लिए अब 7 से बढ़ा करके संख्या हम 18 जनपदों में करने जा रहे हैं। हर नगर निगम में और गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग सोमवार से वैक्सीनेशन के एक बृहद कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द पूरा करने में राज्यों के सामने रोड ब्लॉक है। देश वैक्सीन की कमी से कैसे निपटेगा, कुछ हफ्तों में इसकी तस्वीर और साफ हो सकती है। हो सकता है कि मौजूदा 3 टीकों के अलावा अन्य टीकों को मंजूरी मिले तो स्थिति थोड़ा संभले। तो उधर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ से बचने के लिए भी मुंबई, भुवनेश्वर और अहमदाबाद ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की रणनीति बनाई है, जो काफी कारगर साबित हो रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह, दिल्ली से पंकज जैन और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।